मंडप पर दुल्हन बनी सिमरन अपने दूल्हे नयन के साथ बैठी थी। अब वधू के भैंसुर यानी कि जेठ जी दुल्हन को गहने चढ़ाएंगे। पंडित जी के ये कहते ही विभू आगे आने को होता ही है कि अनीता उसका हाथ पकड़ लेती है और बड़ी बड़ी आंखें करके उसे दिखाती है। हाथ छोड़ो अनीता, सभी इंतजार कर रहे हैं। सिमरन के मायके वाले भी यही है, सभी के सामने तो गहने चढ़ाने होंगे ना मुझे। तुमने मुझे कहा था तुम्हारे पास मेरे लिए लहंगा लेने भर के पैसे नहीं है, तो अब कहां से गहने चढ़ा रहे हो तुम? अरे नकली गहने हैं, सोने का पॉलिश चढ़ाया हुआ है बस, अब मेरा हाथ छोड़ो। विभू मंडप के अंदर आता है और सभी के सामने सिमरन को एक सेट जेवर चढ़ाकर अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो जाता है। होने वाली सास को वधू को कुछ चढ़ाना है तो आकर चढ़ा सकती हैं। अरे बिल्कुल चढ़ाना है, हम तो अपनी बारी का इंतजार ही कर रहे थे। इतनी प्यारी लग रही है हमारी बहू और कितना जच रहा है हमारा बेटा। हमारा बस चले तो सब कुछ वार दो इन पर। आराम से मम्मी जी, कहीं सब कुछ वारने के चक्कर में आप खुद ही ना मारी जाए। और सभी के सामने पुष्पा एक के बाद एक पूरे 4 डायमंड के सेट अपनी बहू को चढ़ाती है और उसकी कलाइयों में मोटे मोटे सोने के कंगन पहनाती है। वैसे तो 10 बजते ही तुम्हारी आंख बंद होने लगती है और यहाँ रात के 1 बजे फेरे हो रहे हैं और तुम आराम से बैठे हुए हैं। मतलब मेरे ही सामने सारे ड्रामे होते हैं तुम्हारे। दांत पीसती हुई अनीता विभू के पैर पर चूटी काटती है और उठकर धर्मशाला के कमरे में चली जाती है। विभू भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे पत्नी जी क्या हुआ, ऐसे उठकर आप कमरे में आ गए? वहां आपकी जरूरत पड़ी तो सब क्या सोचेंगे? देवरानी के आने से जिठानी चिढ़ रही है, किसी को तुम्हारा दिल नहीं दिखेगा अनीता, सभी को तुम्हारी हरकतें दिखेगी। अरे भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुरानी आई नहीं कि तुम गेम करना सीख गए। और तुम्हारी माँ मेरे वक्त तो कह रही थी मेरी जेब उगाड़ कर देख ले बहू, अंदर एक फूटी कौड़ी नहीं है। जेब उगाड़ कर? अरे माँ की साड़ी में जेब कब से आ गया? वही तो, माँ जी तंज कस रही थी, जेब है ही नहीं, मतलब कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। कह रही थी शादी में किसी तरह बस रिसोर्ट बुक हो जाए, यही बड़ी बात है बहू। उसके लिए भी मैं समधन के आगे हाथ पसार रही हूँ और यहाँ देखो 4-4 डायमंड के सेट निकल गए। मेरे वक्त पर चांदी के गहनों को सोने का पॉलिश करके चढ़ाया था माँ जी ने, और अब अपनी छोटी बहू को लेकर आई है, उस पर वारी जा रही है। तो उसे ही रखे अपने पास, मुझे अब उस घर जाना ही नहीं। यही तो मार खा गई तुम। प्यार से ही चीजें अपने बस में होती है डार्लिंग, ऐसे गुस्सा नहीं करते। तुम्हें चाहिए ना सोने के कंगन तो मुझे बोलो ना। हाँ तो जाओ जाकर लेकर आओ वही वाले कंगन जो माँ जी ने तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी को चढ़ाए। विभू अनीता के कान में कुछ कहता है और वो खुशी खुशी विभू के साथ चल पड़ती है। फेरे होने के बाद में सिमरन लाल जोड़े में सजी हुई गाड़ी में बैठकर पुष्पा निवास के लिए रवाना हो जाती है। अरे ऐसे कैसे दुल्हनिया, होटल से घर के दरवाजे तक तो आप आ गई हैं, पर गाड़ी से उतरकर दरवाजे से अंदर जाने का सफर इतनी आसानी से आपकी जेठानी आपको तय करने नहीं देगी। जो हुक्म भाभी, बताइए क्या करना होगा? आपके पैर छूने हैं या कान पकड़कर सॉरी बोलना है? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतनी छोटी शर्तें तो मैं रखती नहीं हूँ। देख सिमरन, कलाई कितनी सूनी लग रही है मेरी, अगर इन कलाइयों में अच्छे कंगन नहीं आए तो फिर क्या फायदा है? बोलो देवर जी। मैं क्या बोलूं भाभी, भैया जरा देखो ना, आप हमें अंदर भी जाना है, थक गया। अब 2 औरतों के बीच में तुम मुझे मत फंसा, ये देवरानी जेठानी का मामला है, इन्हें सलटने दे। सच कहूं सिमरन, तो ये जो तेरा पति है ना, उसे पैदा जरूर माने किया है, पर पाला इसे इसकी भाभी ने है। तो आज समझ ले अनीता ने तुझे अपना बेटा सौंपा है। विभू और अनीता एक दूसरे को देखकर चवन्नी मुस्कान मार रहे थे। अनीता बिल्कुल गाड़ी के दरवाजे पर डटी हुई थी और आखिरकार सिमरन को अपनी कलाइयों से कंगन उतार कर अपनी जेठानी को देने ही पड़ते हैं। अरे ढोल वाले ढोल बजाओ, दुल्हन आई है। नयन, सिमरन को चौखट तक लेकर आओ, जहाँ मम्मी जी तुम दोनों की नजर उतारेंगी। ढोल की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, याद रखना। मान गई मैं आपको, मीठी जूरी इस घर में अगर कोई है तो आप ही हैं। अब इधर सुनो, कंगन मिलने की खुशी में बावली मत हो जाना। कंगन को जाकर अपनी तिजोरी में संभाल कर रख दो और सुबह उठते ही सीधा अपना वो पुराना वाला ड्रामा शुरू कर देना। रात का हिसाब भी तो करना है ना। सिमरन अभी अभी अपने ससुराल में आई थी, सभी लोग जहाँ जगह मिली वहां जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पुरानी सी साड़ी पहनकर अपने बालों को बिखेर कर अनीता अपने कमरे से बाहर आती है। ये क्या, मम्मी जी तो अभी तक सोई है। कोई बात नहीं, भगवान के सामने बैठकर ही रो लेती हूँ। मेरे रोने की आवाज सुनकर मम्मी जी क्या, उनके साथ 2-4 और लोग भी जाग ही जाएंगे। माँ, मारा तो मैंने अपनी सास को भगवान। माँ, पहली माँ वो थी, दूसरी माँ तू थी। माँ, मैंने
मैंने तेरे साथ धोखा कर दिया भगवान, पर उसके साथ नहीं किया। पर मेरी सास मेरी नहीं हुई, वो मेरे सामने कंगाल बनकर बैठी रही। शादी में जो भी नकली गहने मुझे चढ़ाए गए थे वो भी मुझसे छीन लिए गए थे। और नए बहू के समय चार डायमंड का सेट चढ़ाया गया। मेरा तो सगा तू ही है भगवान, सिर्फ तू है। अनीता की आवाज सुनकर उसके मामा ससुर से लेकर चाची, सास और पुष्पा और रवि वहां आकर खड़े हो जाते हैं। क्या बात हो गई अनीता बहू, तू रो क्यों रही है? और ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? संभाल खुद को। हाय, मैं तो डर ही गई थी, सगुन सोच कर आई थी कहीं कोई निपट तो नहीं गया। मैं निपटी हुई तो हूँ बुआ जी, है ही कितना हमारे पास बुआ जी, है ही कितना। जो कुछ बचा कुचा था इन्होंने उसे जोड़कर नई दुल्हन को गहने चढ़ा दिए, तो अब कपड़े कहाँ से पहनूं मैं? एक पुरानी साड़ी निकाली थी माँ जी ने बर्तन वाले को देने के लिए, वही पहननी पड़ी। अब आप लोग तो अपने हैं, आपके सामने क्या ही इज्जत ढकना। ये तो होना ही था, जब भी घर में कोई और हिस्सा लेने आ जाता है तो बड़ी बहू की आंखें भर ही आती है। वो आप मम्मी जी के लिए कह सकती है चाची जी, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मुझे सिमरन बेचारे से कोई दिक्कत नहीं है, अरे वो तो मेरी बेटी के समान है। पर मम्मी जी आपने ठीक नहीं किया, मेरे चढ़ाए हुए गहने अगर आपने वापस ले लिए थे तो सिमरन के भी लेने चाहिए थे ना, या फिर उससे गहने मत लीजिए और मुझे भी मेरे 4 डायमंड के सेट दे दीजिए। सुबह हुई नहीं कि तेरा पसेरा चालू हो गया। अभी गहने पहनी रहेगी बहू, तभी तो अपने घर पग फेरे के लिए सजी धजी जाएगी, वरना उसके मायके वाले क्या कहेंगे? रातों रात दिए हुए गहने उतार लिए ससुराल वालों ने। एक बार सिमरन को मायके होकर आने दे, उसके बाद ले लूंगी वापस गहने। बाहर से आ रही आवाज से सिमरन की नींद खुल जाती है। नयन, कोई गिर गया क्या? मैं बाहर जाकर देखूं, शायद किसी औरत के रोने की आवाज आई मुझे। अरे तुम्हें क्या है, कोई रोए कोई गिरे, तुम नहीं बहू हो, इस तरह कमरे से बाहर निकलना ठीक नहीं लगेगा। और हाँ, अभी आराम करो क्योंकि फिर तुम्हें 3 घंटे ट्रैवल करके अपने मायके भी तो जाना है। कुछ देर बाद सिमरन उठकर अपने कमरे से बाहर आती है और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। जीती रहे बहू, सदा सौभाग्यवती भव। मेरा टोकना तुम्हें बुरा लग सकता है सिमरन, पर इस तरह घर के अंदर चप्पल नहीं पहनते। वैसे चप्पल तो तुम्हारी बड़ी प्यारी है। तुम सभी के साथ बैठो, मैं तुम्हारी चप्पल बाहर शूरेक में लगा देती हूँ। अरे अरे भाभी, आप क्यों मेरी चप्पल को लेकर जाएंगी? मैं खुद रख देती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं सिमरन, तुम नई नई आई हो इस घर में, अभी बिल्कुल आराम करो। तुम्हारे पैर और मेरे पैर का साइज सेम ही है। मैं तुम्हारी चप्पल को पहनकर बाहर चली जाऊंगी और इसे शूरेक में रख दूंगी। अनीता जैसे ही सिमरन की चप्पल में अपना पैर डालती है, उसके पैर तो खिल उठते हैं और बस होशियारी से अनीता चप्पल को अपने कमरे में जाकर खोल देती है और बिस्तर के नीचे सरका देती है। सही है, शुरू हो गई तुम्हारी जिंदगी। वैसे ये नई बहू रानी सभी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई होगी, शाम तक खुलवा लेना। वो क्या है ना, ऑफिस वाली मेरी जो शर्ट है पूरी तरह से फटने को आ गई है, बेकार में नई शर्ट पर क्यों ही पैसे बर्बाद करो। सिमरन के घर वालों ने भी शर्ट पैंट ही भिजवाई होगी। सच में मम्मी जी, मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अकेला नहीं लग रहा, वरना मुझे लगा था कि शादी के बाद वो भी अरेंज मैरिज के सेटअप में मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। किसी नए बिस्तर पर सोना, नए लोगों के बीच रहना। बहुत इंट्रोवर्ट हूँ ना मैं, मेरा मन इतनी जल्दी कहीं नहीं लगता। पर जिस तरह से आप सब मेरे साथ हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे अपने ही घर में हूँ मैं। ये तो ठीक है सिमरन बेटा, पर अब पग फेरे की रस्म के लिए तो जाना पड़ेगा ना, वरना तुम्हारे माँ बाप समझेंगे हमने उनकी बेटी को चुरा लिया है। और ये कहकर विभू अपनी जेब से 11 रुपए निकालता है और सिमरन के हाथ में रखकर कहता है, बेटा ये शगुन है, नई दुल्हन ने आज सभी के लिए चाय बनाई थी तो इतना तो देना बनता है। अरे भैया, पर मुझे पता है ज्यादा है, पर रख लो, भैया ने दिया है ना। जाओ अब अपने मायके होकर आओ। सिमरन नयन के साथ बाहर निकलती है और देखती है कि शूरेक में उसकी चप्पल ही नहीं है। नयन, सुबह भाभी ने मेरी चप्पल यहीं रखी थी, पर यहाँ तो चप्पल नहीं है। तुम एक ही चप्पल लेकर आई थी क्या? घर में इतने सारे गेस्ट हैं, अब किससे जाकर सवाल करूं? शादी के घर में चीजों का ध्यान से रखना ही पड़ता है, दूसरी चप्पल पहन लो। दूसरी चप्पल पहनकर सिमरन नयन के साथ पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे मेहमान भी वापस लौटने लगते हैं। 3 दिन बाद खाने के टेबल पर, अरे मम्मी जी, आपने तो पुरानी साड़ी पहन रखी है। मुझे लगा अब तक अपने मायके से आए हुए तोहफे में से नई साड़ी निकालकर आपको सिमरन ने दे दी होगी। मेरे भाई से तो पूरी 11 साड़ी आई थी ना आपके लिए मम्मी जी। मैं भी सभी के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सिमरन, तो सभी के लिए जो गिफ्ट लाई हो वो दे दो ना।
2 दिन में मुझे यहाँ समझ में आ गया कि अनीता भाभी क्या चाहती हैं, पर इसे इतने सालों में समझ में नहीं आया। अनीता सिमरन का बैग खुलवाती है और एक के बाद एक गिफ्ट निकालना शुरू होता है। ये शर्ट और पैंट आपके लिए भैया। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे मायके से आया है तो तोहफा समझकर सर आंखों पर रखूंगा। तो अब से रोज ऑफिस इसी शर्ट को पहनकर जाऊंगा मैं। कल की टी शर्ट बड़ी खराब लग रही है, 2-4 बार से ज्यादा पहन नहीं पाएंगे आप, पर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। वैसे तुमने ये जो साड़ी मुझे दी है ना सिमरन, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक काम करो, इसे तुम ही रख लो, लेन देन में काम आ जाएगी। ऐसी हल्की साड़ी ना मैं नहीं पहनती। सभी अपने अपने गिफ्ट्स ले लेते हैं, पर अनीता नहीं लेती और अपने कमरे में जाकर मुंह सुजाकर बैठ जाती है। तो कई नए कपड़े लेकर आई होगी ना सिमरन, उसमें से कोई अच्छी साड़ी अपनी जेठानी को दे दे। ससुराल में थोड़ा देख कर चलना पड़ता है ना। पर मम्मी जी ये साड़ी काफी अच्छी है, मैंने खुद पसंद की थी और ये महंगी भी है। अरे रहना तो इसी घर में ना अपनी जेठानी के साथ, तू भी उससे वो साड़ी मांग कर पहन सकती है। एक साड़ी दे दे, अभी नई नई आई है तू, अभी से कलिश करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, वो जो गहने के सेट मैंने तुझे चढ़ाए थे ना, वो जरा मेरे कमरे में पहुंचा देना बेटा। नई नवेली दुल्हन की तिजोरी पर सबकी नजर रहती है, मेरे पास तेरे गहने रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अनीता को मिल जाती है अपनी पसंद की साड़ी और सिमरन के पास आए हुए गहने उसके हाथ से चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, सिमरन के हाथ से मेहंदी उतरती जाती है और उसके आंखों के सामने ससुराल नाम का जो पिक्चर था वो क्लियर होता जाता है। अरे मम्मी, वो सजे धजे लोग, महंगे कपड़े, हेयर स्टाइल, ये सब ना सिर्फ फेरों तक ही अच्छे लगते हैं। असली शादी तो उसके बाद शुरू होती है। जैसे जैसे मेहंदी उतरने लगती है, सभी के चेहरे सामने आने लगते हैं। मम्मी, शादी के वक्त देखा नहीं कैसे मेरी जेठानी मुझ पर गिरी जा रही थी, लग रहा था मेरे पैर पर ही पड़ जाएगी। और अब का तो पूछो मत। अभी 2 दिन पहले मैं और नयन उनकी फ्रेंड की शादी में गए हुए थे, आने में जरा देरी हो गई तो भाभी ने रोटियां नहीं बनाई, अपने हिस्से की सब्जी बनाकर वो कमरे में चली गई। रात को 12 बजे मैं आई, मैंने रोटियां बनाई, तब पूरे घर ने खाई। अब क्या करेगी बेटा, ससुराल चीज ही ऐसी है। पर तेरे ससुराल वाले ऐसे चिंदे निकलेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। बता, सभी के सामने हीरे के सेट चढ़ा रही थी तेरी सास, और अभी मांग कर ले गई सारे के सारे। जरूर तेरी जेठानी ने कान भरे होंगे, पर तू जेठानी को कुछ मत कहना, तुझे सास से बना कर रखनी है, आखिर सब कुछ सास के नाम ही तो है ना। अपने कमरे में सिमरन अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, उसे हॉल से आती आवाज सुनाई देती है। 1 मिनट मम्मी, बाहर से कुछ आवाजें आ रही है, मैं जरा देख कर आती हूँ। तुम्हारे दामाद के मुंह में तो बोली है नहीं, पता चला भाभी ने फिर चूना लगा दिया। सिमरन कमरे से बाहर झांकती है। बाहर हो रही थी अनीता और नयन की बातचीत। ओहो, तब बिजली के बिल का प्रिंट निकलवाया जा रहा है। अच्छी चिंदीगिरी पर उतर आया तुम नयन। कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? बाहर वाली ही सिखा रही होगी। खुद इस घर में दूसरे घर से आई है देवी जी, और मुझे बाहर वाली कह रही है। ये क्या भ्रम पाल रखा है भाभी आपने, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपको दिखा रहा था कि इस बार 5,000 का बिल आ गया। अब ये नए मीटर की देन है या गर्मी की, ये तो भगवान ही जाने। पर आपकी बातें कभी कभी बता ही देती है कि शादी के बाद भाइयों का घर एक होकर भी अलग हो जाता है। ये चीज थोड़ी देर पहले हो जाती तो कम से कम जो तेरे खर्च तेरे भैया के ऊपर आए वो तो नहीं आते। अनीता की बात सुनकर नयन कमरे में आ जाता है। नहीं नहीं, बड़ा मुंह धोकर रखा था ना तुमने अपनी भाभी के ऊपर कि मेरी भाभी तो सीता है। देख लिया, सुपर्णखा है, सुपर्णखा। चिंदी लोगों के साथ चिंदी बनना ही पड़ता है। 2 हफ्ते पहले जो तुम्हारी घड़ी नहीं मिल रही थी, मैंने वही घड़ी भाभी के भाई के हाथ में देखी है। अब सामने से जाकर कह दूंगी तो हो जाएगा कलेश। तो हो जाए, अब हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में तो मुझे भी आता था सब कुछ कि भैया हंसकर चीजों को कवर अप करते हैं और भाभी अपने हिसाब से चीजें घुमा देती है, पर मैं इग्नोर करता था। पर अब नहीं सहने वाला। तुमने कहा ना, चिंदियों के साथ चिंदी बनना ही पड़ता है। अपनी कमर में पल्लू अटकाकर सिमरन नाश्ते की तैयारी करने रसोई में जाती है। ये क्या भाभी, अभी थोड़ी देर पहले मैं रसोई में आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तेल घी की शीशी की फोटो ले ली थी। 10 मिनट में तेल इतना कम कैसे हो गया? नहीं तो भी 2 मिलीमीटर का फर्क है। छी 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 छी, ये कैसी बात करी हो तुम? छी 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 वाली बात नहीं है भाभी। छी 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 छी, आपके पति बाथरूम में छोड़कर आते हैं, जो मुझे जाकर फ्लश करना पड़ता है। और ये रहा बिजली का बिल, 5,000 है। तो अगर 50-50 हो जाए तो अच्छा होगा। 2,500 नहीं, 3,000 आप मुझे जीपे कर दीजिए। तेरे मायके वालों ने जो साड़ी दी थी ना, उसी को बेचकर ले आती हूँ 3,000, पर वो तो 300 की भी नहीं निकलेगी। ऐसे 5,000 का आधा तो 2,500 हुआ, तो ये 500 और कहां से जोड़ लिए तूने?
वो जो मेरे परफ्यूम की बोतल जिसे आप आए दिन यूज करती है ना, वो 1000 रुपए की थी। जब भी आपको बाहर जाना होता है, आप उसको फुस फुस करके चली जाती हैं, तो आपकी इस फुस फुस पे मेरा परफ्यूम का बोतल खत्म हो गया है। ईमानदारी से तो आपको 800 रुपए देने बनते हैं, पर मैंने फिर भी 500 ही मांगे। तो जिस डिटर्जेंट से वॉशिंग मशीन में तेरे और तेरे पति के कपड़े धुलते हैं ना, वो डिटर्जेंट मेरा पति लेकर आता है। उसके पैसे चुका दे मुझे। और पिछली बार जब तुम मेरे साथ बाजार गई थी, तो ऑटो के 20 मैंने दिए थे, वो कौन चुकाएगा? हाँ। दोनों देवरानी जिठानी आपस में लड़ रही होती है कि खिड़की के बाहर से उन्हें मोहल्ले की 2 औरतें गुजरती हुई दिखती है। ये पकड़ी आपकी 2 कॉफी भाभी। और पिछली बार मैंने जो शिमला आलू मिर्च की सब्जी बनाई थी, उसमें से आपने सारी शिमला मिर्च खा ली थी। वो 4 शिमला मिर्च मुझे 100 रुपए के पड़े थे। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। एक दिन यही 2-2 पैसे जोड़ती ही मर जाना तू। अगर मैंने सब्जी से शिमला मिर्च खाई थी, तो तेरे पति ने भी तो आलू खाया था। उसके 20 रुपए काट कर 80 दे दूंगी। अनीता और सिमरन बाहर हो रही नोकझोंक को सुनने के बाद एक दूसरे को देखती हैं। एक्चुअली ये उनकी नहीं, हर मिडिल क्लास के बीच की चिंदी चोरी थी।